अक़लियतों की स्टेट पाकिस्तान में क्या है, क्या वो मसावी हकूक़ के लंबा उनकी दस्तयाब हैं उनको? इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में भी, हर मुल्क में होते हैं। पाकिस्तान बना ही इसीलिए था तो मुसलमान वहाँ पे हमारे थे वो अक़लियत में थे, हिंदू मेजॉरिटी थी। तो माशरे में समाजी सियासी जो आपस में उनके इश्यूज़ होते थे, फ्रिक्शन होती थी, जिसकी वजह से एक अलग मुल्क बनाना पड़ा। मेजॉरिटी डिमांड्स थी वो तो हमने काफ़ी हद तक पूरी की है माइनॉरिटीज़ पीपल्स पार्टी ने, और हम इस चीज़ को फ़ख्र से कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और गवर्नमेंट ने अक़लियतों पर इतना काम प्रोग्रेसिवली नहीं किया जितना पीपल्स पार्टी ने किया, दूसरी जमातों ने नहीं किया। एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की स्टेट में आप और हम हैं अभी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर डिफरेंट तरीके से लड़ी जाती है, तो आप हर ट्रिगर वो करते हैं, ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं या उस पर उसको ओवर प्ले करने करते हैं कि जहाँ पे रियासत की जो है बदनामी हो, तो ये नेचुरली वाबिला तो होगा वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं काफ डिजिटल और मैं हूँ राजा कामरान। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि नई नस्ल क्यों सियासत में एक्टिव तो है, मगर जो लिगेसी पार्टीज़ हैं उनके साथ नई नस्ल का जो कनेक्शन है वो क्यों कमज़ोर हुआ है। और हमारे साथ एक ऐसे ही नई नस्ल के नुमाइंदे मौजूद हैं जो कि एक लिगेसी पार्टी में अपनी पोजीशन को बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनसे हम उनकी स्ट्रगल के बारे में, उनके बारे में जानेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि नई नस्ल के इतने ज़्यादा सवालात, उनकी इतने ज़्यादा एक्टिविज़म के बावजूद जो लिगेसी पार्टीज़ हैं वो नई नस्ल के नुमाइंदों को, नई नस्ल को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुखदेव हमदानी साहब। सुखदेव हमदानी साहब जो हैं तर्जुमान हैं सिंध असम्बली सिंध हुकूमत के, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके करीबी साथियों में माने जाते हैं। हम इनसे जानेंगे कि नौजवान नस्ल के जो मसाइल हैं और सुखदेव साहब इस पार्टी में आके नौजवानों की किस तरह से मावनत करना चाहते हैं, हम आज इस पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे। सुखदेव साहब, आपको बहुत खुश आमदीद। थैंक यू। आप ये बताइए सबसे पहले कि सुखदेव हमदानी कौन है, सुखदेव हमदानी कौन है, और आप अपनी ज़ात को, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। अगर आपका सवाल ये कि सुखदेव हमदानी कौन है, तो एक आम सा शहरी है जो अपना किरदार अदा कर रहा है कि माशरे में जो भी पॉजिटिव चीज़ कर सके और लोगों की हेल्प कर सके अपने किरदार के थ्रू, अपनी एफर्ट्स के थ्रू, तो कोशिश कर रहा है। एट द मोमेंट जैसे आपने बताया कि जो है मैं हुकूमत सिंध का तर्जुमान भी हूँ, उसके साथ जो है इलेक्टेड वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी कोटकी पे भी हूँ, तो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट में जो हमारे एफर्ट्स होती हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों के मसाइल हल करें। उसके साथ साथ मैं सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन मेंबर भी हूँ, तो कोशिश रहती है इंसानी हकूक़ के हवाले से भी जो हमारी कोशिशें हों माशरे में अपना रोल अदा कर सके। तो आम से शहरी उस हवाले से मैं तालीम याफ्ता लोग जो हैं सियासत में पाकिस्तान में कम आते हैं, तो आप अपना ज़रा तालीमी बैकग्राउंड बताइए क्या है? मेरा तालीमी बैकग्राउंड ये कि मैंने बैचलर्स और अपना एमफिल जो है वो किया हुआ सोशल साइंसेस में, यहीं कराची ज़ाबिद से। बाकी इस चीज़ में मैं थोड़ा डिसएग्री करूँगा कि तालीमी याफ्ता कम आते हैं। मेरे ख्याल में तालीमी याफ्ता आते हैं सियासत में, उन्हीं की वजह से मुल्क चल रहा है, और अगर ना होते थोड़ी बहुत भी जो होप है हमारी वो शायद सियासत में ना होती। अच्छा, आप ये बताइए कि आप सियासत में क्यों आए? क्या आप अपने वालिद की वजह से आए या सियासत आपका पैशन है? दोनों। एक कहावत है मशहूर मेरे ख्याल में एरिस्टोटल की, ज़ून पॉलिटिकॉन, के इंसान जो है बाय नेचर जो एक सियासी जानवर होता है। अच्छा। हर तरह से हम सियासत में हो ना हो, हमारे हर शोबे में सियासत है। और मेन मकसद तो ये था कि माय फादर ही वाज इनटू पॉलिटिक्स, तो एक तो बचपन से दिखते आए, और एक खुशी भी होती है जब आप देखते हैं अपने पेरेंट्स को या अपने किसी भी इमीडिएट रिश्तेदार को किसी के मसले हल कर रहा है और किसी काम आ रहा है, तो एक वो भी इंस्पिरेशन थी। उसके साथ साथ क्योंकि मेरा शुरू से मेरी ओरिएंटेशन ऐसी रही है एजुकेशन के हवाले से, माशरे के हवाले से, खुद भी एक लगन थी, एक जो है इंक्लिनेशन थी इस चीज़ की टुवर्ड्स की जो है माशरे में मैं अपना कोई ऐसा किरदार अदा करूँ कि लोगों के में काम आ सकूँ। अच्छा, आपके वालिद ने जो सियासत की पाकिस्तान में, वो क्या सियासत रही उनकी, उनका सियासी सफ़र कैसा रहा? उनका ये सियासी सफ़र शुरू हुआ 1970s में। पहले तो वो बेसिकली ही वाज एन एडवोकेट, वो वकील थे। फिर उन्होंने जो है सियासत स्टार्ट की तो 1979 में माशाल्लाह का दौर था। वो इंडिपेंडेंटली लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जब हुए थे तो वो लड़े थे, तो टाउन चेयरमैन बने थे। टाउन कमेटी घोटकी उस दौर में होती थी, तो जनरल इलेक्शन था लोकल गवर्नमेंट का। क्योंकि घोटकी हमारा उस ज़माने में काफ़ी हद तक जो है प्रीडोमिनेंटली सरदारों की सियासत जो थी वहाँ पे होती थी, तो सरदारों के अगेंस्ट थोड़ा खड़े हुए, तो वहाँ पे जीते। फिर 83 में दोबारा टाउन चेयरमैन बने, और 85 में पहले क्या होता था कि ज़िया-उल-हक के ज़माने में सेपरेट इलेक्शन होते थे माइनॉरिटीज़ के। एक ज़िया-उल-हक के ज़माने में एक अजीब सा कॉन्सेप्ट नाफिज कर दिया कि जो अक़लियतें होती थी पाकिस्तान में, मजहबी अक़लियतें,
उनको जो है अगर वो एमपीए पे खड़ा होते तो पूरा हल्का बना दिया सूबे को, कि वो सूबे से पूरा वोट लेते थे। एमएनए तो उनके पूरे पाकिस्तान को हल्का बना दिया। एक इस तरह से एक निज़ाम को 10 साल हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेट चला। तो उसमें पहली बार वो 85 में एमपी बने थे, 88 में दोबारा वो एमएनए बने, फिर 2002 से लेकर 8 तक रिजर्व सीट पे वो जो है एमपी थे। तो ये उनका एक सियासी सफ़र था। तो स्टार्टिंग उनकी 70 से हुई। अच्छा, आपका ताल्लुक घोटकी के शहर से है, तो घोटकी जब हम बिल्कुल पंजाब से दाखिल होते हैं तो पहला शहर घोटकी पड़ता है। आ, ये बताइएगा कि घोटकी की सिंध की मईशत में क्या अहमियत है, वो उसकी ओवरऑल हमें घोटकी के बारे में बताइए। घोटकी की सिर्फ सिंध की मईशत में नहीं, पाकिस्तान की मईशत में बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। उसकी 2 से 3 वजह हैं। नंबर 1, घोटकी जो है आपका गेटवे है बिटवीन सिंध प्रोविंस एंड पंजाब प्रोविंस। ये ओनली डिस्ट्रिक्ट है जो सिंध और पंजाब को मेनली कनेक्ट करता है थ्रू द नेशनल हाईवेज। दूसरे भी सूबे डिस्ट्रिक्ट करते हैं, कश्मीर, कनकोट एंड अदर। ये जो मेन शाहरा हैं आपके वो यहाँ से गुजरती है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो इंडस्ट्रियल हब है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एफएफसी है, फर्टिलाइजर कंपनी, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, या एंग्रो है आपका, वो फर्टिलाइजर कंपनी, या ओजीडीसीएल है, ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोलियम डेवलपमेंट के लिए हवाले से वो जो एक्सप्लोरेशन करते हैं, या मारी गैस होगी आपकी, वो सारे घोटकी में, चाहे उनके हेडक्वार्टर्स कराची में होंगे बट वो सारे अपनी एक्सप्लोरेशन वहाँ पे कर रहे हैं। टैक्सेस है वो कराची में दे रहे होंगे, जनरेशन वो वहाँ से कर, तो उस हिसाब से वो स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रिक्ट है घोटकी। तो हायर टैक्स पेइंग डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज बॉर्डर कनेक्टिविटी प्रोविंस के हवाले से स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आपकी वालिद की सियासत के और आपकी सियासत के बारे में गुफ्तगू हो रही थी, अब आप भी सियासत में आ गए हैं, आपके वालिद भी सियासत में रहे हैं। उनकी सियासत में, उनके दौर की सियासत में और आज की सियासत में क्या फ़र्क है? उनके दौर में लोग किस काम के लिए आते थे और आपके लोग पास किस काम के लिए आते हैं? क्या उसमें कोई फ़र्क आया या सियासत एक जैसी चल रही है, लोगों के अभी तक वही मसाइल हैं? मोर लेस जो हम सुनते आए हैं या बड़ों को देखा है, मेरे ख्याल में मोर लेस सेम इश्यूज़ हैं। सर फहरिस्त अगर आप कहें तो एम्प्लॉयमेंट, वो हमारे मुल्क का शुरू से ही इशू रहा है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे मुल्क में मोर देन 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन वो सतह गुरबत से नीचे रहती है। तो लोगों का तो मेन मसला ही होता है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के इशूज़, तो मेन इशूज़ तो मोर लेस वही रहे हैं। नेचुरली सियासत ज़माने के साथ चेंज भी हुई है तो काफ़ी चेंजेस भी उसमें आए, बट मोर लेस आई थिंक इशूज़, लोगों के बुनियादी इशूज़ जो 70s में थे, आज भी वही इशूज़ है लोगों के। यानी कोई बहुत बड़ी सियासत में जो सियासतदानों से डिमांड होती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई अवाम की? मेरे ख्याल में मेन बुनियादी चीज़ तो वही रही है जो है एम्प्लॉयमेंट। नई नस्ल सामने आ रही है, मैंने इंट्रो में भी नई नस्ल का हवाला दिया। आप ये फरमाइए कि जो नई नस्ल है, उसकी जो सियासत के हवाले से नज़रियात हैं, आपका चूँकि इंटरेक्शन है, उनकी जो पुराने लोग थे, उनकी नॉलेज के लेवल में और नई नस्ल के नॉलेज के लेवल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है और वो तमाम चीज़ें उनको दस्तयाब हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन दस्तयाब है। तो नई नस्ल जो सियासत के आ रही है, आपसे इंटरेक्ट करती है, तो उसकी सोच में क्या फ़र्क आप देखते हैं? नई नस्ल मेरे ज़ाती ऑब्जर्वेशन वो तो एलिनेटेड है। वो अपने आप को सियासत में उसने इनकॉपरेट भी नहीं किया। उसमें हमारे मुल्की निज़ाम का भी कसूर है, हमारी सियासी जमातों का भी कसूर है और तर्ज़ अमल का भी कसूर है। हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में जो सियासत अभी चल रही है, ये अनफॉर्चुनेटली वही जो 80 की दहाइयों में, 90 की दहाइयों में, अर्ली 2000 में होती थी। आप नई नस्ल को उठा के देखेंगे, उनकी सोच डिफरेंट है, उनके पास पूरी दुनिया का एक्सेस है थ्रू द इंटरनेट, और उनके कुछ अलग ख्यालात हैं। हमारे सियासी स्ट्रक्चर उस हिसाब से उनसे मैच नहीं कर पा रहे। तो आप चलें, हमारी सियासत 20 से 30 साल पीछे जा रही है। हमारी नई नस्ल जो है, जो इस मुल्क की आबादी का आप कह लें 60 से 65% है, वो इस चीज़ से हमसे 30 साल आगे निकल गई, जनरली एलिनेट हो गई। उसमें सियासी जमातों का भी कसूर है। सियासी जमातों को जो एक सियासी यूनिवर्सिटी का रोल अदा करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी करती है फॉर्चुनेटली, बट दूसरी जमातें आप देख लें, कोई भी सियासी जमात एज ए पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी जैसे ग्रूम करके अपने कारकुनों को ग्रास रूट लेवल से उठा के 8-10 साल का एक्सपीरियंस देके स्टूडेंट पॉलिटिक्स, लोकल गवर्नमेंट, देन उनको नेशनल गवर्नमेंट में ले आए या नेशनल पॉलिटिक्स में ले, वो किरदार अदा नहीं कर रही। तो ये एक हमारी सियासी पार्टियों का कसूर भी है, नई नस्ल के तर्ज अमल में डिफरेंस जो है वो भी है, और साथ साथ निज़ाम का भी थोड़ा। अच्छा, आप नई नस्ल के नुमाइंदे हैं अपनी पार्टी में, तो आप अपनी पार्टी में क्या ऐसी चीज़ें चेंज करा रहे हैं, तब्दील करा रहे हैं, जो नई नस्ल के साथ जो है कनेक्ट को बेहतर कर सके? देखिए, आजकल जनरेशन को एक चीज़ चाहिए, दे वांट टू बी हर्ड। वो चाहते हैं कि उनकी सुना जाए, उनकी जो राय है, उनका जो ओपिनियन है, उसको भी रिकॉर्ड पे लाया जाए, उसको भी इतनी अहमियत दी जाए जितनी किसी सीनियर को हो। तो मेरी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी स्पेस दी गई कि हमारी जो राय होती है, हमारा जो ओपिनियन होता है, उसको ऑन रिकॉर्ड लिया जाता है, कंसिडर किया जाए। मेरी यही कोशिश है कि जनरली हम पॉलिटिक्स में उसको ऐसा इतना कंड्यूसिव बना लें कि जनरेशनल गैप जो है वो इस चीज़ के थ्रू ख़त्म किया जाए कि ओपिनियन मैटर करनी चाहिए सबके, चाहे वो किसी भी जनरेशन से हो, मिलेनियल से हो, जनरेशन आपकी न्यू जनरेशन से हो, पुरानी जनरेशन से हो, सबके ओपिनियन इक्वली मैटर करने चाहिए।
अच्छा सुखदेव, अब हम थोड़ा-सा हट के एक टॉपिक पे बात करेंगे। आपने बयान जारी किया था अपने 11 अगस्त को, जो अक़लियतों का कौमी दिन होता है उस हवाले से। तो आप ये बताइएगा कि ओवरऑल पाकिस्तान में और ख़ुसूसन सिंध में आप चूँकि हिंदू बिरादरी को बिलॉन्ग करते हैं, वो कि मेरा इस पर वो नहीं है कि सब पाकिस्तानी हैं, हम एक जैसे हैं, मगर चूँकि एक एक नैरेटिव का हिस्सा है, तो इस वजह से मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि अक़लियतों की स्टेट पाकिस्तान में क्या है? क्या वो मसावी हकूक़ के अलंबर उनकी दस्तयाब हैं उनको? देखिए, इश्यूज़ हैं माशरे में भी, रियासत में भी, पर अगर आप इसको स्ट्रिक्टली देखें आइन और कानून के हिसाब से सारे शहरी बराबर हैं। हम वर्ड अक़लियत यूज़ करते हैं तो हमने क्योंकि एक शनाख्त देती होती है न्यूमेरिकल हिसाब से, तादाद के हिसाब से, तो हम इसलिए अक़लियती जो है यूज़ करते हैं। इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान में भी हैं, हर मुल्क में होते हैं। आप अक़लियत का, आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें, पाकिस्तान क्यों बना था? पाकिस्तान बना ही इसीलिए था तो मुसलमान वहाँ पे हमारे थे वो अक़लियत में थे, हिंदू मेजॉरिटी थी। तो माशरे में समाजी, सियासी जो आपस में उनके इश्यूज़ होते थे, फ्रिक्शन होती थी, जिसकी वजह से एक अलग मुल्क बनाना पड़ा। आप कहीं पे भी चले जाएँ, अमेरिका में चले जाएँ, यूरोप में चले जाएँ, अपने नेबरिंग इंडिया में चले जाएँ, जहाँ पे भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे फ्रिक्शंस होती हैं, इश्यूज़ होते हैं। अमेरिका की आप इंडिजिनस माइनॉरिटीज़ का एग्जांपल ले लें, आप जो यहाँ से पढ़े लिखे मुसलमान भी अगर हमारे फ्रांस में गए हैं उनका एग्जांपल ले लें, यूके में माइनॉरिटीज़ है, यहाँ पे रियासत का रोल आता है कि वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में जो डिफरेंस है हमारे माशरे को, उसको जो डील करती है हमारा स्टेट अपरेटस, उसको ऐसे ब्रिज करे कि दोनों को फ़र्क फील ना हो। हमारा आइन इस चीज़ में बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई फ़र्क नहीं है, ना हिंदू में ना मुसलमान में, रिलीजन के बेसिस पे। पर हमारे माशरे में कुछ हॉट स्पॉट्स हैं, वो हर हिसाब से लोगों को हिट करते हैं। मजहबी शनाख्त डिफरेंट होती है, लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। इश्यूज़ हमारे पास भी हैं, पर हम कंपेयर करें तो वी आर बेटर ऑफ इन द रीजन। हमारे माशरे में, हमारे नेबरिंग कंट्री में एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पे अक़लियत के साथ जो इश्यूज़ हो रहे हैं, अगर उसके साथ हम कंपेयर करते हैं देन वी आर वेरी बेटर ऑफ। बट हम आइडियल स्टेट में नहीं है, तो वी कैन डू मोर। यानी आप कहते हैं कि मज़ीद करने की ज़रूरत है। वो कौन से ऐसे इक़दामात हैं जिनको आप समझते हैं कि उठाए जाने चाहिए? और चूँकि आप एक गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, आप रिप्रेज़ेंट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को, तो आपकी गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे इक़दामात किए हैं कानून साज़ी के हवाले से या इन जनरल गवर्नेंस के हवाले से, जिससे जो आपने कहा कि अक़लियत एक न्यूमेरिक वर्ड है, तो उनकी जो ज़िंदगी है और उनका जो रोज़मर्रा का रहन-सहन है वो आसान हो सके? देखिए जी, फेडरल गवर्नमेंट में जब पीपल्स पार्टी थी या उसके बाद जब हमें सूबाई हुकूमत मिली या उससे पहले बीबी साहिबा का दौर था, भुट्टो साहब का दौर था, जो मेजॉरिटी डिमांड्स थी वो तो हमने काफ़ी हद तक पूरी की हैं माइनॉरिटीज़ की पीपल्स पार्टी ने। और हम इस चीज़ को फ़ख्र से कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और गवर्नमेंट ने अक़लियतों पे इतना काम प्रोग्रेसिवली नहीं किया जितना पीपल्स पार्टी ने किया, दूसरी जमातों ने नहीं किया। बट अभी भी कुछ ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। इससे 11 अगस्त की आपने बात की, ये 11 अगस्त को डिक्लेयर किया गया था नेशनल माइनॉरिटी के 2011 में, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने किया था। इससे पहले हमारे पास कोई ऐसा डे नहीं था नेशनली कि हम अक़लियतों का दिन मनाएं। 11 अगस्त करने की एक वजह थी कि कायद-ए-आज़म साहब ने 1947 में 11 अगस्त को एक मशहूर स्पीच दी थी कि जो आप किसी भी आपका जो है मज़हब से ताल्लुक़ हो, आप फ्री हैं, अपने गिरजाघरों में जाएँ, मंदिरों में जाएँ, मस्जिदों में जाएँ, रियासत का इस चीज़ से कोई जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। इसलिए वो सिंबॉलिक हमने 11 अगस्त किया। उसके बाद अक़लियतों का मेन इशू होता था एम्प्लॉयमेंट का, उस पर इम्प्लीमेंटेशन के फुकदान अभी भी है, पर पहले कोई कानून ऐसा नहीं था कि जिससे डिमांड होती थी कि हमें कुछ एक मखसूस रिजर्व कोटा आप दे दें कि एम्प्लॉयमेंट जो हो पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, कि हमें हमारे शनाख्त की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेट करके हमारे एम्प्लॉयमेंट को जो है ना हज़म किया जाए। तो 5% जॉब कोटा हमने रखा। वही दोबारा जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट में थी पीपल्स पार्टी, तो हमने एक सेपरेट माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई, जो फेडरल लेवल पे हमारे जो शहीद शहबाज भट्टी साहब थे, वो भी क्रिश्चियन थे, उनको सबसे पहले हमने मिनिस्टर बनाया, वो हमने बनाया। उसके अलावा और भी दीगर चीज़ें हों, जैसे करिकुलम जो है, पहले एक बड़ी डिमांड होती थी अक़लियतों की, अभी भी है, उस पर अभी भी हम काम कर रहे हैं, पर इसको इनिशिएट हमने किया था कि आपके जो स्कूल्स हैं, आपका करिकुलम है, उनको उनके मज़हब पढ़ाया जाए, न कि कोई और मज़हब पढ़ाया जाए जो मेजॉरिटी का हो या किसी और जो है कौम या किसी और जो है कल्चर का हो। वो डिमांड हमने पूरी की। उसके बाद जब सिंध में हमारी गवर्नमेंट आई, तो हमारे पास इससे पहले कोई कानून नहीं था हिंदू कम्युनिटी की जो शादियां रजिस्टर करने के लिए। तो आप, अगर मैं आपको मशहूर एग्जांपल देता हूँ, हमारे मुल्क के एक साबिक हिंदू चीफ जस्टिस रहे राणा भगवान दास, वो उनके बारे में कहा जाता है, ऑल्दो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता इसको, पर हमारी कम्युनिटी में मजाकिया तौर पर कहा जाता है कि वो कहते थे कि मैं इस मुल्क का चीफ जस्टिस हूँ, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं कि मैं अपनी शादी को जो है वो कर सकूं, उसका प्रूफ दे सकूं। तो क्योंकि इससे पहले कोई कानून नहीं था, तो सिंध गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट थी, सन 2016 में सिंध हिंदूज मैरिज एक्ट बनाया
उसको रेट्रोस्पेक्टिव बनाया कि मुल्क बनने से लेकर अभी तक आज के बाद जो भी शादियां हुई या पहले हुई हैं, हिंदू कम्युनिटी उनको रजिस्टर करवा सकती है। तो जब आपके पास शादी आपकी रजिस्टर होती है स्टेट के साथ, तो आपको उसके जो लॉज होते हैं या मैरिज की प्रोटेक्शंस होती हैं दोनों पार्टीज़ के लिए, चाहे मर्द हो औरत हो, डिवोर्स के हवाले से हो, चिल्ड्रंस के हवाले से हो या जनरल प्रोटेक्शन हो, वो मिलती है। हमने ये काम किया, हमने सिंध कम्युनल प्रॉपर्टीज़ एक्ट बनाया ताकि जो भी हमारी कम्युनल प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी भी कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी की हो, सिख कम्युनिटी की हो, हिंदू की हो, पारसी की हो, उनको प्रोटेक्शन उसके थ्रू दी हमने। ऐसे हम दीगर चीज़ों पर काम करें, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स अभी भी हैं हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, उस पर हमने पहले काम करने की कोशिश की है। थोड़ा हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, पर हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम वाहिद गवर्नमेंट थे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कन्वर्जन्स का। फोर्स कन्वर्जन अक्सर कहा जाता है, और है भी सही, अक़लियतों का या जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है उनका एक ट्रिगरिंग पॉइंट है कि कहा जाता है, या एक फैक्ट भी है कि हमारी जो मजहबी शनाख्त है उसकी वजह से हम वल्नरेबल हैं, या माइनॉरिटीज़ हैं वो वल्नरेबल हैं। कोई भी उनकी बच्चियों को आपके जब एक बार कन्वर्ट करवा देता है तो वो वापस कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो उसमें जो थिन लाइन होती है, क्या वो कन्वर्जन है, वो विलफुल कन्वर्जन है या फोर्स कन्वर्जन है, उसके लिए कानून साजी पूरे मुल्क में नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने पहले इस पर कानून साजी की थी, पर वो गवर्नर ने उस दौर में, नून लीग का दौर था 2016 का, असेंट नहीं किया, तो वो बिल जो है वापस आ गया। उसके बाद हमने दोबारा कोशिश की, अभी भी कर रहे हैं थोड़े। नेचुरली आपकी कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ऐसे होते हैं माशरे में जिसको भी आपने पैसिफाई करना होता है, तो हम उस पर अभी भी काम करें। हम प्राउडली कह सकते हैं हमारे लेजिस्लेटिव इंटेंट थी, अभी भी है, हम इस चीज़ को भी एड्रेस करेंगे। अच्छा, तो ओवरऑल आप बताइए कि कारोबार बिजनेस के हवाले से जो हिंदू कम्युनिटी सिंध में है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है सिंध की सियासत में भी, और ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत में भी, और सिंध की इकोनॉमी में भी? देखिए, हिंदू कम्युनिटी है, उसका सिंध की इकॉनमी में और पाकिस्तान की इकॉनमी में अभी से नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले से हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, अभी भी है। बट क्योंकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ 47 के बाद कम हुई है, तो रोल भी वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। अभी भी आप हिंदू कम्युनिटी में लोग शायद समझते हैं कि पूरा का पूरा तबका वेल ऑफ है। इट इज़ नॉट ट्रू। पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी रह रही है उसकी अगर आप 50% या मोर देन 50% आई वुड से जो मेजॉरिटी रह रही है, हम में एक अनफॉर्चुनेट कास्ट सिस्टम है जिसमें ऐसी कास्टेज आती हैं जैसे भील है, बागड़ी है, मारवाई है, ओड है, इस तरह की है, कच्छी है, कोली है। ये वो लोग हैं जिनको कास्ट सिस्टम, एक पुरानी आर्किक प्रैक्टिस है जो अनजस्ट है, जो कहीं से जस्टिफाइड नहीं है, उसकी वजह से माशरे में भी वो एक्सेप्ट नहीं होते, अपनी हिंदू कम्युनिटी भी एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसकी वजह से वो डिवाइड हुए हैं। तो वो मोस्टली कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो गुर्बत में जो है मुब्तला होती हैं। सारी हिंदू कम्युनिटी वेल ऑफ नहीं है, कुछ हमारी भी अनजस्ट प्रैक्टिस है, पर मेजॉरिटी जो वेल ऑफ तबका है उसका हमेशा से एक जो है कलीदी किरदार रहा है पाकिस्तान की मईशत में, अभी भी है। आप काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे उठा लेंगे, या सिंध की आप इंडस्ट्रीज उठा लेंगे, चाहे वो शुगर कैन इंडस्ट्री हो, आपकी कॉटन इंडस्ट्री हो, वीट मिल्स हो, फ्लावर मिल्स हो गई, राइस मिल्स हो गई, ऑयल जो फैक्ट्रीज होती हैं वो हुई। इस आप में आप देखेंगे कि मेजर उनका आपको रोल अदा उसमें नज़र आएगा। अच्छा, इसके अलावा तालीम के मैदान में भी आपकी कम्युनिटी ने बड़े कारनामे किए हैं, और हम सिंध में जब भी जाते हैं तो हमें अक्सर जो डॉक्टर्स हैं वो हिंदू कम्युनिटी के मिलते हैं, और वकील भी हैं, जैसे आपके वालिद भी वकील थे, तो एक एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो अभी एक दो वीडियो वायरल हुई कि जिस पर जब वो तो हमारे लिए नॉर्मल था कि एक प्रोसेशन था, और जो इबादत का जुलूस था वो निकला था, और उसमें बहुत ही कम्युनिटी ने बड़ा, मगर जो इंडिया से रिएक्शन आया वो मेरे लिए बड़ा हैरान, वो बड़ा हैरान हो रहे थे कि अच्छा, पाकिस्तान में इतना आज़ादी है कि वो अपना इस तरह से प्रोसेशन कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अभी इसमें माशरे की सतह पर मजीद किस 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 शोबे में काम करने की ज़रूरत है कि हमारी जो इक्वालिटी है वो सबको महसूस हो? देखें, सिंध की धरती हो गई या पाकिस्तान का जनरली आप रीजन उठाएंगे तो 47 में मज़हब को या मजहबी प्रैक्टिस को सियासत में लाया गया इस तरह से, दो इंडिया के जानब में या वहाँ पे जो इशूज़ हुए तो थोड़ी चीज़ अलग रुख लेगी। तो ये हमेशा से उधरती रही है, हमेशा यहाँ पे एक इंटरफेथ हारमनी, आपस में भाईचारा, मज़हब का उसमें कभी भी फ़र्क नहीं रहा, माजी में भी अभी भी। कुछ हमारे ऐसे हॉटस्पॉट थे सियासत में, इसको अनफॉर्चुनेटली ऐसे इस्तेमाल किया गया। ज़ाओ लक का दौर था, उसमें भी इसको एक गलत रंग दिया गया जिसकी वजह से हॉटस्पॉट्स कुछ जो है क्रिएट हो गए। हमारी धरती जो है बाय डिफ़ॉल्ट, हमारा कल्चर जो है इंटरफेथ हारमनी हम में है, बट स्टिल वी नीड टू वर्क कि हमारे जो माशरती बिहेवियर्स हैं उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। कि जो प्रोपागेंडा भी अक्सर होता है, जैसे आपने इंडिया की बात की, एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी होता है, उसको भी हमने डिसमेंटल करना है, साथ साथ अपने गिरबान में भी झांकना है कि आया हम इंटरफेथ हारमनी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, ज़रदारी साहब ने 14 अगस्त पर एक बयान दिया, उसके ऊपर भी इंडिया से बड़ा रिएक्शन आया है। इस पर बताइए कि वो जो कह रहे हैं ज़रदारी साहब, वो किस हद तक दुरुस्त है? और जो वहाँ से रिएक्शन आ रहा है उस पर कि जी पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है, जो ज़रदारी साहब बयान कर रहे हैं वो गलत है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ज़रदारी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में जो हमारी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है माइनॉरिटीज़ की, वो अगर आप कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, तो वी आर बेटर ऑफ। यहाँ पे आप स्टेट अपरेटस देखेंगे और स्पेशली सिंध का, वो हमेशा माइनॉरिटीज़ के फेवर में होता है। जब भी आप कोई केस देखेंगे माइनॉरिटीज़ के हवाले से इमर्ज होता है, किसी भी हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या अदरवाइज, स्टेट अपरेटस हमेशा एक्टिव हो जाता है, माइनॉरिटी से सपोर्ट करता है। आप कंपेयर करेंगे उसको इंडिया के साथ, वहाँ पे जो उनकी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हो या उनकी अपनी हिंदू माइनॉरिटीज़, जिनमें सिख कम्युनिटी है, वो भी माइनॉरिटी है, उनके साथ आप देखेंगे। या वहाँ पे जैसे मैंने आपको कास्ट सिस्टम का एग्जांपल दिया, यहाँ पे हमने सिंध में भी एग्जांपल्स दिए, हम कास्ट सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। हमने काफ़ी ऐसे चेहरे आगे लाए हैं जो हिंदू कम्युनिटी से हो या क्रिश्चियन कम्युनिटी। जनरली हम कास्ट सिस्टम को ना पीपल्स पार्टी बिलीव करती है ना रियासत पाकिस्तान, पर वहाँ पे इस चीज़ को प्रैक्टिस भी किया जाता है। तो उस तरह आप कंपैरिजन में उसके साथ देखते हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ पे जो हालत है माइनॉरिटी, बाकी आपने कहा वहाँ से काफ़ी वावेला मच रहा है, इंडिया में नेचुरली मचेगा। एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की स्टेट में आप और हम हैं, अभी से नहीं है, काफ़ी सालों से उसका एक मॉडस आप कह लें वो चेंज हो गया। अभी क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डिफरेंट तरीके से लड़ी जाती है, तो आप हर ट्रिगर वो करते हैं, ट्रिगर्स को जो है आइडेंटिफाई करते हैं या उस पर उसको ओवर प्ले करने करते हैं कि जहाँ पे रियासत की जो है बदनामी हो, तो ये नेचुरली वाबिला तो होगा वहाँ पे। अच्छा, आखिरी सवाल, आप चूँकि आपके वालिद साहब ने भी अक़लियतों की सियासत होने के बावजूद मेजॉरिटी की सियासत की, और मेजॉरिटी में आके जो है आपने डिफीट किया, वहाँ की सरदारों से लड़ाई की, और एडवोकेट होने के बावजूद आपने वहाँ पे आपके वालिद जीते। तो आपका मुस्तकबिल में क्या देखते हैं? हल्का जाती सियासत करेंगे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए, या आप अपनी मखसूस नशिस्त पे आना चाहेंगे? मैं तो हल्का जाती सियासत ही करना चाहूँगा। उसकी वजह है कि जब आपके पेरेंट्स की या आपके बड़ों की इतनी मेहनत होती है किसी हल्के में 40, 50, 60 साल के, आप नहीं चाहते वो रायगा जाए। अब ये तो फर्दर जो है डिसीजंस पार्टी के ऊपर है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पार्टी ने मुझे कोई चीज़ दी हुई है, हमने कभी पार्टी से डिमांड नहीं की। पार्टी ने जहाँ पे हमें समझा कि यहाँ पे बेटर जो है रोल प्ले कर सकता है पार्टी के लिए, चेयरमैन साहब की मेहरबानी है, उन्होंने वो हमें हमेशा रोल दिए हैं, वो शनाख्तें दी हैं, वो पोजीशंस दी हैं। आगे पार्टी का जो फैसला होगा हम वही करेंगे, बट वो जो हमारा हल्का है या हमारी शनाख्त है, हमारा जो है एक वहाँ पे है पहचान है, उसको तो नेचुरली हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुखदेव हमनानी साहब, जो कि हमें अपनी सियासत और ओवरऑल पाकिस्तान में जो पीपल्स पार्टी ने अक़लियतों के हवाले से काम किए हैं उस पर हमने गुफ्तगू की है। हमारी तरफ से यही कुछ, आपसे फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।